नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ हड़प्पा घाटी सभ्यता के सेकेंड पार्ट में। इससे पहले यदि आपने इसका पार्ट नंबर प्रथम नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे अवश्य देखें। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और कुल मिला के 26वां प्रश्न है, क्योंकि 25 प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा जो घाटी सभ्यता थी उसकी खोज यानी हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने, और सन 1921 में की थी। साथ ही साथ में ये भी आप जानते चलें, जो हड़प्पा है ये कहाँ है? तो ये भारत में नहीं है, यह है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ से आपके कितने लगभग में प्रश्न बने हैं? 3 प्रश्न बने हैं। एक तो खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। फिर कब की? 1921 में। और एक हड़प्पा कहाँ पड़ता है, यानी हड़प्पा जो कि एक हड़प्पा घाटी सभ्यता का मुख्य नगर है, वो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं? तो इसका आंसर है 2। अब ये टीलों का मतलब क्या है? तो सीधी सी बात है, देखिए जो नगर होते थे वह 2 भागों में विभाजित होते थे। एक पूर्वी भाग, इसमें देखो ब्रैकेट में लिखा भी है, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। तो यही जो भाग हैं इनको ही टीला बोला गया है। जो पश्चिमी टीला होता था, कौन सा? जो पश्चिमी टीला होता था या पूर्वी टीले से ज़्यादा ऊंचा होता था, और वहीं जो पूर्वी टीला होता था या पश्चिमी टीले से नीचा होता था। ठीक है, तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? आंसर है आपका टेराकोटा। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपको उनको जो है रटना ही होगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 29। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। क्या होगा? सर जॉन मार्शल। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एच कब्रगृह संस्कृति। क्या होगा आंसर? एच कब्रगृह संस्कृति। फिर है क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? और इस प्रश्न को मैं काफ़ी बार पहले ही करवा चुका हूँ, यानी कल भी मैंने कई बार लोहे के बारे में बताया था कि जो हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोग थे वह जैसे कि सोना हो गया, है ना, तांबा हो गया, कांसा हो गया। क्या हो गया? तांबा, और क्या हो गया आपका? कांसा हो गया। तो इनकी जानकारी उन्हें थी, किन्हें? जो हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोग थे, लेकिन लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। तो लोहे की खोज कब हुई थी? तो लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला हड़प्पाई स्थल। तो इसका आंसर होगा रोपड़, जो कि कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। पंजाब यानी कि भारत में पड़ेगा ये। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34। अस्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हुलास। और हुलास कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ेगा यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। यहीं से गेहूं के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखें, जो धान है, क्या है? जो धान, या फिर इसे हम चावल बोल लें, है ना? क्या बोल लें? चावल। भाई क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी पूछ लिया जाता है, वो धान ना पूछ के चावल भी पूछ सकता है प्रश्न में। तो धान इसके साथ सबसे पहले कहाँ से मिले? तो ये कोलडीबा से मिले। कहाँ से? एक बार मैं मिटा के लिख देता हूँ। कहाँ से मिले हैं? तो कोलडीबा से मिले हैं। कहाँ से? कोलडीबा। कोलडीबा। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका यूपी में ही पड़ता है। तो यूपी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। कौन कौन सी साइट हैं यूपी में? तो जैसे हुलास, जो कि अभी आया हुआ है, कोलडीबा एक, और
आलमगीर। तो कई साइट हैं लेकिन आप 3 को ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुलास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से गेहूँ के साक्ष्य मिले हुए हैं। वहीं कोल्डिबा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें धान के साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी सबसे पहले धान की खेती यहीं पे की गई थी। वहीं जो आलमगीरपुर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर या फिर स्थल है। ओके, तो यहाँ से काफ़ी कुछ हमने सीख लिया, यानी लगभग में 3 प्रश्न कवर किए हैं। फिर प्रश्न नंबर 35, स्नानागार की सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं में थीं? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर व दक्षिण। फिर जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, स्नानागार की परिमाप कितनी थी? तो इसकी लंबाई कितनी थी? 11.89 मीटर, वहीं चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.44 मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न हैं तो आपको इन्हें जो है रटना ही पड़ेगा। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, लंबाई कितनी है 11.89 मीटर, चौड़ाई कितनी है 7 और वहीं गहराई कितनी है तो 2.44 मीटर, ठीक है। फिर जल्दी से चलते हैं प्रश्न संख्या 37, स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका दक्षिण और पश्चिम में। प्रश्न 38, सोने की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो इसका आंसर होगा कोलार की खान, जो कि मैसूर और कर्नाटक में पड़ती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और जो कि आज भी ये सोने के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। इंडिया में मेनली जो सोना है वह कोलार की खान से ही प्राप्त किया जाता है, और जो कि कहाँ पड़ता है तो ये कर्नाटक में पड़ेगा। इसे भी आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। प्रश्न 40, सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर, और कहाँ पड़ेगा? मेरठ में। और मेरठ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। देखिए, यदि आपको ये पता है मेरठ यूपी में पड़ता है तो फिर यूपी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरठ जरूर ध्यान रखें, मेरठ जरूर ध्यान रखें। क्योंकि यदि आपको पता है मेरठ यूपी में, और मान लिया वो क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि सैंधव सभ्यता का आलमगीरपुर किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो यदि आपको पता है मेरठ यूपी में है तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर यूपी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न 41, सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? जो कि कल मैंने चारों दिशाओं के जो सबसे लास्ट के स्थल हैं या फिर नगर हैं, शहर हैं, उनके बारे में बात की थी। आज भी करूंगा, लेकिन इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सुतगाकेडोर। क्या आंसर होगा? सुतगाकेडोर, जो कि बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में ये पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रश्न देखते हैं 42, सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल, यानी जो सबसे उत्तरी नगर है या स्थल है उसका नाम पूछ रहा, तो उसका नाम माडा है, और जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पड़ेगा? तो ये अखनूर में पड़ता है, ठीक है। काफ़ी फास्ट देखना पड़ रहा है आज, क्योंकि मेरा टारगेट है लगभग में 25 प्रश्न जो हैं उन्हें 15 मिनट में ही सही तरीके से एक्सप्लेन वगैरह करके आपको देने हैं, ठीक है। तो प्रश्न 43, सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? तो ये पड़ेगा आपका अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसका नाम है दैमाबाद, जो कि मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं एक बार फिर से, क्योंकि कल समझा हुआ था तो आज भी समझ लेते हैं। ये आपका हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे पश्चिमी कौन सा हो गया? सुतगाकेडोर, जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में पड़ेगा। यानी हम चारों अभी देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर, और ये पड़ेगा आपका मेरठ, जो कि यूपी में है। फिर सबसे उत्तरी पड़ेगा आपका मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जो सबसे दक्षिणी है, जो कि मैंने अभी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 43, इसका नाम है दैमाबाद, और ये पड़ेगा आपका अहमदनगर, महाराष्ट्र, ठीक है। सो देखते हैं प्रश्न नंबर 44, सैंधव लिपि किस प्रकार की है? तो चित्रात्मक लिपि है। कैसी है? चित्रात्मक लिपि है। प्रश्न 45, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो मुख्य रूप से कितने नगर थे? 6 नगर बताए गए हैं। मुख्य रूप से 6 नगर थे। कौन कौन से? हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चहुंदड़ो और वनवाली। इसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि हड़प्पा जो कि पाकिस्तान, कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। वहीं जो लोथल है तो ये कहाँ पड़ेगा, ये आपका गुजरात में पड़ेगा, है ना, कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। वहीं जो वनवाली है ये आपका पड़ेगा हरियाणा में। तो इसे कैसे याद रखना है वनवाली, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वनवाली यानी इसे अलग अलग करेंगे तो वन और प्लस वाली है, क्या है, वन प्लस वाली। तो जो वन है ना वो कैसे होते हैं, वन हरे होते हैं, और हरियाणा मतलब हरियाणा में हरे पहले ही आ रहा, हरियाणा हरियाणा, तो हरियाणा में वन कैसे होंगे, हरे होंगे। तो बस यहाँ से आप कुछ लिंक कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप लिंक करेंगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। यानी वन वाली कहाँ पड़ेगी, आपकी हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाया है, और यदि आप खुद से बना सकते हैं तो और भी बेहतर बात है। ठीक है, प्रश्न 46, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन धातुओं के बारे में जानते थे। तो जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है कि किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि आप ये ध्यान रखें किस धातु के बारे में वे जानते थे। तो आप ये ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखें, सोना, कौन कौन सा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांसा। और कैसे निकालेंगे आप क्वेश्चन, मान लिया उसने कह दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग या फिर किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो सिंपल सी बात है भाई, इनके बारे में जानते थे। इसके अलावा में वो कोई भी धातु दे सकता है, जैसे कि लोहा, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो सिंपल सी बात, इसमें लोहा है ही नहीं, तो लोहा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। और जब उसके बारे में जानते ही नहीं थे तो फिर उसका प्रयोग कहाँ से करेंगे, ना ही उसका प्रयोग करते थे वो। ठीक है, प्रश्न 47, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन खाद्य फसलों के बारे में जानते थे। देखिए बेरी, और ये मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है गेहूँ और जौ और चावल के बारे में भी जानते थे। गेहूँ के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, गेहूँ के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हुलास से मिले हैं, जो कि यूपी में पड़ता है। और जौ के भी जो है साक्ष्य यूपी से ही मिले हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कहाँ से मिले हैं, लेकिन यूपी से ही मिले हैं। शायद आलमगीरपुर है या फिर कोई वो और हो सकता है। और जो दूसरा है कोल्डीबा, तो वहाँ से जो है चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से जब प्रश्न आते हैं तो मुझे लगता है व्याख्या करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार जब हम व्याख्या करेंगे या फिर इन प्रश्नों के बारे में ऐसे बताएंगे तो काफ़ी बार आपका रिवीजन होगा, और रिवीजन से ही चीज़ें याद होती हैं। फिर प्रश्न 48, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किन जानवरों की आकृति बनी होती थी। आंसर आपका शेर और हाथी। क्या आंसर होगा, शेर और हाथी। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 BC से 1500 BC तक। सो फ्रेंड्स, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के 50 प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इन्हें मैंने स्पेशल जो यूपी SSC पेट 2022 का प्री एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार में यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो दोबारा भी देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जिसका नाम है 22 जियो स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।